एपिसोड 160। एके के सामने किया का फेस रिवील। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में सुना कि किया और एके के बीच लड़ाई होने लगती है। इसी बीच शंकर को गोली लग जाती है। जैसे ही किया ये देखती है तो वो लड़ाई रोकने का आग्रह करती है। ये देखकर एक भी लड़ाई रोक देता है और खुद भी नीचे आ जाता है। अब आगे किया शंकर को संभालकर एक जगह पर बैठा देती है और कुछ पेड़ों के पत्ते लेकर उसे शंकर के जख्मों पर दबाकर बांध देती है, जिससे शंकर का ज्यादा खून न बहे। इस वक्त किया इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती थी। वो तुरंत अपने जेब से एक दवा निकलती है और शंकर को पिला देती है। इससे कुछ ही देर में शंकर के शरीर से बहता हुआ खून रुक जाएगा और उसका दर्द भी काम हो जाएगा और गोली का इन्फेक्शन भी नहीं होगा। किया इन सारी दवाइयां को अपने साथ इसीलिए लेकर आई थी कि पता नहीं किसी वक्त ये काम आ जाए, और अब क्या दवाइयां ही उनकी जिंदगी को बचा सकता था। शंकर भी थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ गया था, क्योंकि उसे पता था कि किया के द्वारा दी गई दवाई से वह हर तरह से सुरक्षित रहेगा। अब तक एके भी अपने चॉपर से उतरकर किया के पास आ जाता है। वह अपने गार्ड के साथ था। वह अभी भी किया से कुछ दूरी पर खड़ा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सामने वाला इंसान कितना खतरनाक है। समझदारी इसी में थी कि अभी वह उससे दूरी ही बनाए रखें। वही किया आराम से शंकर के बगल बैठी हुई थी। आखिर में इतना देर चलकर और इतनी देर तक लड़कर वह भी थक गई थी, सो वह आराम से बैठ जाती है। जैसे ही एके उसके पास पहुंचता है तो वह देखता है उसके सामने बैठी लड़की बिल्कुल निडरता के साथ उसे देख रही है। इतने लोगों के बीच अकेले होने पर भी उसकी आंखों में दूर दूर तक खौफ नजर नहीं आ रहा था। वह लगातार एक टक अपने सामने खड़े एके को देखे जा रही थी। यही हाल एके का भी था। वह भी लगातार एक टक किया को देखे जा रहा था। दोनों ओर खामोशी फैली हुई थी। इसी तरह 5 मिनट के खामोशी के बाद आखिर में एके ने बोलना शुरू किया। कौन हो तुम और तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? उसकी बातों को सुनकर किया उसकी तरफ देखती है और हल्की मुस्कुराहट के साथ रहती है। क्या अभी तक तुम्हें मेरा मकसद पता नहीं चला? मुझे तो लगा था कि इतनी देर से मुझ पर नजर रख रहे हो। अब तक तुमने सब कुछ पता लगा लिया होगा, पर तुम तो एक नंबर के अनाड़ी निकले। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। किया की ऐसी बातों को सुनकर एके को गुस्सा आ जाता है। इस लड़की ने ऐसा क्या छोड़ा है जिससे वह इसके बारे में पता लगा सके? सर से पांव तक ढकी हुई है, यहाँ तक कि इसका एक बाल भी नहीं दिखाई दे रहा है, और यह मुझे भी घनघोर जंगल में मिल रही है। तो मुझे ये क्या भविष्यवाणी आई थी कि यह कौन है जो पता चलेगा? एके अपने मन में ही सोच रहा था। किया एके के चेहरे के हाव भाव को देखकर समझ चुकी थी कि वह इस वक्त क्या सोच रहा है, और सही ही तो सोच रहा है। आखिर में उसे पता कैसे चलेगा कि वह कौन है? उसने तो अपने पीछे कोई ऐसा सुराग ही नहीं छोड़ा था जिससे कोई जान सके कि वह है कौन। किया मुस्कुराते हुए कहती है, वह मैं तो बस यूं ही कह रही थी। उसकी बातों को सुनकर एक भी इस तरह मुस्कुराते हुए कहता है कि पर मैं यूं ही नहीं पूछ रहा हूँ, इसलिए जल्दी से बताओ कि तुम हो कौन और यहाँ क्यों आई हो, क्योंकि मेरे पास बेकार का टाइम नहीं है। अब किया बातों को बेकार में गोल गोल नहीं घूमना चाहती थी। उसकी भी आदत थी सीधे साफ बात करने की, सो उसने सीधे एक ही बार में कह दिया कि उसे उनका लैब चाहिए। ये सुनकर तो एके के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। क्या ये लड़की पागल है? वह इतने खूंखार घने जंगल में इन आदिवासियों के बीच और इन जंगली जानवरों के बीच इस लैब के लिए आई है। क्या उसके कानों ने सही सुना है? इस लड़की ने लैब ही कहा है ना, या फिर कुछ और कहा है? एक अपने सामने खड़ी उस लड़की को देख रहा था,
जो कद काठी में उसे बहुत छोटी थी, पर उसके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं थी। एके ने अपना कंफ्यूजन दूर करते हुए फिर से पूछा, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझ पाया। किया ने जवाब दिया, इसमें समझने वाली क्या बात है? तुमने सही सुना है, मैं तुम्हारे उसे लैब को चाहती हूँ, इसलिए यहाँ आई हूँ। अब तो एके का कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया था। सच में ये लड़की उसके लैब के लिए यहाँ आई है, पर उसे लैब में ऐसा क्या है उसे तो नहीं पता। ऐसा कौन सा खजाना छिपा है जिसे ढूंढने यह आई है? तभी उसे याद आता है कि यह तो माफिया क्वीन है। वह कैसे ये भूल गया था? ये याद आते ही एके बार फिर से आश्चर्य में पड़ जाता है। उसके सामने खड़ी ये लड़की क्या सच में माफिया क्वीन है या फिर उसका वहम है? इस वक्त एके को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एके ने फिर से किया से सवाल किया, अगर तुम्हें लैब की आवश्यकता थी तो तुम्हें इस तरह घुसपैठ करने की क्या जरूरत थी? तुम हमसे भी तो बात कर सकती थी, और इस तरह जंगल में आने का क्या कारण है? किया ने कहा कि उसने बात करने की कोशिश की थी, पर तुम ही लोग थे जो मुझसे बात नहीं करना चाहते थे। इस वजह से मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। और तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? क्योंकि इसके बारे में बाहर किसी को पता नहीं है, ये बहुत ही सीक्रेट है। तो तुम्हें कैसे पता चला? किया ने जवाब दिया, मुझे इसके बारे में यहाँ के आदिवासियों ने बताया है। कि बातों को सुनकर एके बार फिर से आश्चर्य में पड़ जाता है। आश्चर्य के मारे उसका तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह लड़की आदिवासियों से यहाँ की जानकारी हासिल करके यहाँ तक पहुँची है। क्या ये लड़की उनकी लैंग्वेज समझती है? और उन आदिवासियों ने इस लड़की को मारा क्यों नहीं? ऐसा क्या है इस लड़की में जो उन आदिवासियों ने खुद ही से यहाँ के बारे में बता दिया? हालांकि वह इस बात पर भरोसा तो नहीं करना चाहता था, पर यह उतना सच भी था जितना कि उसके सामने जीती जागती किया खड़ी थी। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने से पहले उसे हर हाल में आदिवासियों के साथ मुठभेड़ करना पड़ा होगा, और आदिवासी ऐसे खूंखार है कि वह किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ते हैं। तो इस लड़की को कैसे जिंदा छोड़ दिया? इस वक्त एके का सर सोच सोच कर ही चकरा रहा था। क्या सच है और क्या झूठ है उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और ऊपर से वह अपने सामने खड़ी इस लड़की का चेहरा भी नहीं देख पा रहा था। तभी एके ने फिर से किया से कहा, और तुम ऐसा करो, क्यों सोच रही हो कि मैं अपना लैब तुम्हें दे दूंगा? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ या फिर तुम मुझे जानती हो? किया ने तुरंत ही जवाब दिया कि ना तो तुम मुझे जानते हो और ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ। लेकिन इसके बदले में तुम मुझसे जो चाहे वह ले सकते हो। तुम जो भी डील करोगे मैं उसे पूरा करूंगी। अगर इसके बदले में तुम्हें जो भी कीमत चाहिए वह भी मैं तुम्हें दे सकती हूँ, या फिर कुछ और जो तुम्हें चाहिए। किया की बातों को सुनकर एके को समझ आ चुका था कि उसके सामने खड़ी लड़की कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। अगर वह इतनी बड़ी डील कर सकती है तो उसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा होगा और पावर भी होगा। इसका मतलब उसका सोचना सच है कि यही माफिया क्वीन है। एके ने तुरंत ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिया। अब तक उसे समझ नहीं आया था कि यह लड़की है कौन, और अगर यह माफिया क्वीन है तो आज वह इसका चेहरा देखना चाहेगा। हालांकि वह उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है, पर उसके सामने कुछ शर्त जरूर रख सकता है। एके ने तुरंत ही किया से कहा, तुम इतनी बड़ी डील की बात कर रही हो और अभी तक मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा है। क्या तुम मुझसे इसी तरह डील करोगी? पहले तुम अपने चेहरे से मास्क को हटाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम हो कौन। उसके बाद मैं तुम्हारे डील के बारे में सोचूंगा। उसकी बातों को सुनकर किया सोच में पड़ जाती है कि वो उसके सामने अपना चेहरा रिवील करे कि नहीं, या फिर उसके पास बहुत से ऑप्शन थे।
अपनी बातों को मनवाने का, लेकिन इस वक्त उसे अपने सामने खड़े इस शख्स से किसी भी तरह की नेगेटिव वाइब नहीं आ रही थी, और न ही उसे किसी तरह का इस व्यक्ति से खतरा महसूस हो रहा था। फिर एक बार अगर उसका काम खत्म हो गया तो शायद वह जिंदगी में दोबारा इसे ना मिले, क्योंकि जब भी किया का काम खत्म हो जाता था तो वह ऐसे गायब हो जाती थी कि मानो वह दुनिया में हो ही ना। इस वजह से किया बिना किसी परेशानी के उसकी शर्तों को मान लेती है और अपने चेहरे से धीरे धीरे करके अपना मास्क निकालने लगती है। उसे अपना चेहरा रिवील करता देखकर एके बहुत ज्यादा खुश होता है। आज वह माफिया क्वीन का चेहरा देख लेगा जिसे शायद अब तक किसी ने ना देखा हो। वैसे भी एक माफिया क्वीन से दोस्ती करने की मन पहले से ही बना चुका था, लेकिन वह मौका देखकर अपनी और भी बातें किया से मनवाना चाहता था, और शायद इसी वजह से वह माफिया क्वीन का चेहरा देख पाने में सक्सेस हो पा रहा है। जैसे ही किया अपने चेहरे से मास्क हटाती है तो एके की नजर एकदम से उसे पर ठहर जाती है। बला की खूबसूरती उसके सामने थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई फूल खिला हो। पूरा दिन के इतनी कठिन मेहनत के बावजूद उसके चेहरे का नूर एक बूंद भी कम नहीं हुआ था। देखने में उसकी उम्र बिल्कुल 15-16 साल की थी। चेहरे पर भर भर के मासूमियत झलक रही थी। उसकी आंखें समुद्र के समान गहरी नीली थी, होंठ गुलाब की पंखुड़ियां के समान बिल्कुल गुलाबी थे। शायद ही इतनी प्यारी खूबसूरती उसने कभी किसी के चेहरे पर देखी हो। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह उसे लड़की को इतने नजदीक से देख पा रहा है, जिसे देखकर पता नहीं क्यों उसे अपनेपन का एहसास होता है। और इस वक्त भी एके के दिल का हाल यही था। उसके दिल की धड़कन जोर जोर से धड़क रहा था। उसके दिल में अजीब सी खुशी छाई हुई थी। उसे पता नहीं था कि उसे लड़की को इतने पास से देखने की खुशी थी या उसे जिंदा अपने सामने देखने की खुशी थी, पर वह बहुत ज्यादा खुश था। क्या सच में वह इस लड़की को अब अपने पास रख सकता है? लेकिन एक पल भी नहीं लगा उसकी खुशियों को ग्रहण लगने में, जब उसे याद आया कि उसके सामने खड़ी लड़की माफिया क्वीन है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि क्या कोई इतनी छोटी सी लड़की माफिया क्वीन हो सकती है। क्या ये 2 साल की उम्र से ही लड़ना सीख रही थी? क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसने उसकी फाइटिंग स्किल देखी थी, जो किसी आम इंसान की तो नहीं थी। इतनी कम उम्र होने के बावजूद वह इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हैं? कोई आम लड़की होती तो शायद वह कुछ सोच सकता था, पर उसके सामने खड़ी लड़की माफिया क्वीन थी। वो उसे अपने पास रखने की सपने में भी नहीं सोच सकता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि माफिया क्वीन कितनी पावरफुल है। उसकी मर्जी के खिलाफ उससे कोई कुछ नहीं करवा सकता। इसका मतलब ये था कि उसने अपना मास्क भी अपनी मर्जी से ही उतारा है, वरना बिना उसकी मर्जी के उसका चेहरा देखना इतना आसान नहीं था। फिर भी उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह बार बार अपने मन में यही सोच रहा था कि क्या इतनी छोटी लड़की सच में माफिया क्वीन है, या ये बस उसका भ्रम है। यही हाल उसके साथ खड़े सभी लोगों का था। हालांकि वह लोग तो सिर्फ उसकी खूबसूरती देखकर और उसकी फाइटिंग स्किल देखकर ही दंग थे, लेकिन सिकोया तो वही सोच रहा था जो एके सोच रहा था। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या एके किया को अपने पास रख पाएगा, या फिर किया एके के साथ कोई गेम खेलेगी? चलिए जानने के लिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। हमारे बहुत से दोस्तों ने कमेंट करके पूछा है कि क्या एके ही किया का भाई है। तो दोस्तों, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप स्टोरी को सुनते रहिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किया का एके के साथ क्या रिश्ता है। एपिसोड 161, किया का एके के विला आना।
दोस्तों, अब तक आपने सुना कि किया ने एके के सामने अपना फेस रिवील कर दिया। एके किया की खूबसूरती देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया था, लेकिन जब उसे याद आता है कि यह मासूम सी लड़की ही माफिया क्वीन है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहता। अब आगे इन दोनों को बातें करते काफी देर हो चुकी थी, इस वजह से किया देख रही थी कि शंकर को काफी तकलीफ हो रही है। वह तुरंत ही अपनी बातों को रोकते हुए कहती है कि उसके गार्ड को इलाज की जरूरत है, इसलिए उन्हें किसी सुविधाजनक स्थान पर ले चले। किया की बातों को सुनकर एके शंकर की तरफ देखा है, जिसे काफी ज्यादा खून बह चुका था, लेकिन वह भी बिल्कुल नॉर्मल ही बैठा था, मानो उसे किसी प्रकार का दर्द ना हो रहा हो। एक को ये देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती है, आखिर में ये सब माफिया क्वीन के लोग हैं, तो ये खुद में ही बहुत ज्यादा परफेक्ट होंगे, शायद इनके जैसा दूसरा कोई ना हो। एके किया को अपने साथ चलने के लिए कहता है और अपने गार्ड से शंकर को लाने के लिए इशारा करता है। वह सब लोग जाकर चॉपर में बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में चॉपर उड़ान भर देता है और वह सब जंगल से बाहर निकल जाते हैं। आधा घंटे के बाद चॉपर एक बहुत बड़े महल नुमा घर के आगे जाकर उतरता है। यह एके का विला था, जहां इस वक्त एके रहता था। पूरा विला बहुत ही बड़ा था, वाइट कलर का। यह विला बिल्कुल किसी राजा महाराजा के महल के समान दिख रहा था, और चारों तरफ कांच की बनी खिड़कियां और दीवारें, जिस पर से सूर्य की रोशनी टकराकर दूर दूर तक अपनी करने को फैला रही थी। ये दृश्य बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। किया ने अपने मन में सोचा, एके की पसंद तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरती से इसने अपना घर बना रखा है। हालांकि किया के लिए यह बड़ी बड़ी हवेलियां कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन इसका डिजाइन ही बहुत खूबसूरत था, जिस वजह से किया इसकी बड़ाई करने से खुद को ना रोक पाए। एके बहुत ही सम्मान के साथ किया को अंदर चलने का इशारा करता है। किया एक नज़र शंकर की तरफ देखती है। किया की नज़रों को देखकर उसे तसल्ली देता है कि इसका इलाज हो जाएगा। एके की बातों को सुनकर अब किया बिल्कुल रिलैक्स थी। हालांकि शंकर की चोट बहुत बड़ी नहीं थी, जिसकी वजह से उसे परेशान होना पड़े, उसे कोई भी डॉक्टर हैंडल कर सकता था। किया एके के पीछे पीछे चलने लगती है। जैसे जैसे वह उस विला के अंदर प्रवेश कर रही थी, उसका इंटीरियर डिजाइन देखकर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उस विला को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया था। उसकी हर एक चीज बहुत ही कीमती और यूनिक थी, और वहां का दृश्य भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। खिड़की से छनकर आती हुई चारों तरफ से खुशबूदार हवाएं मन को मोह ले रही थी। किया इस वक्त यही सोच रही थी कि अगर मौका मिला तो वह यहाँ कुछ वक्त रुकना जरूर चाहेगी। किया जैसे ही यहाँ आई थी, उसने तुरंत ही अपना मास्क लगा लिया था, इस वजह से वहाँ खड़े गार्ड और सर्वेंट किया का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। वहाँ पर सभी मेल सर्वेंट ही थे। किया इस समय चारों तरफ ऑब्जर्व कर रही थी, उसकी बस एक निगाह ही काफी थी सब कुछ स्कैन करने में। वही एक को दिल में काफी खुशी हो रही थी। वह चाहता तो किया को अपने फार्म हाउस ले जाता, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल कह रहा था कि वो उसे अपने विला लेकर जाए, तो उसने अपने दिल की ही सुनी, पर अब उसे बहुत खुशी हो रही थी। एक अभी अंदर ही आया था कि तभी उसके सामने एक गार्ड आकर उसे बताता है कि उनके गेस्ट आ गए हैं। ये सुनकर एके की मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है। सच में इस बेबी डॉल के आने पर आज पहली बार उसे इतनी खुशी महसूस हो रही थी कि उसका दिल खुलकर हंसने को कर रहा था। वो एक सर्वेंट को बुलाकर किया को एक रूम में भेज देता है, जहां किया जाकर फ्रेश हो सके और थोड़ा आराम कर सके, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि 2 दिन का सफर उसका बहुत कठिनाइयां भरा रहा होगा। एके के मन में बहुत से सवाल थे जो उसे किया से पूछना था, पर अभी सही समय नहीं था, इस वजह से वह वहां से चुपचाप जाना ही उचित समझता है।
किया भी खामोशी से उसे सर्वेंट के साथ चली जाती है। सर्वेंट उसे उसका रूम दिखाकर वापस चला जाता है। थोड़ी ही देर में एक ने फीमेल सर्वेंट की व्यवस्था कर दी थी और किया के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत कपड़े भी भेज दिए थे, जिससे उसके घर में उस प्यारी लड़की को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। किया उसके केयरिंग नेचर को देखकर मन ही मन मुस्कुरा देती है। इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह व्यक्ति उसका दुश्मन है या दोस्त, पर उसे इससे कोई भी बुराई नजर नहीं आ रही थी। इस वजह से वह भी शांति से उसके मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रही थी। दूसरी तरफ रेहान और मयंक अक्षत का इंतजार कर रहे थे। रेहान की बेचैनी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर में कब से उसने अपनी एंजल को नहीं देखा था, न ही उसे वह कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा था। वह जब से यहाँ आया था उसे खोजने की बहुत कोशिश की थी, पर उसका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसे नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि रेहान और मयंक को किया के किसी भी आदमी का पता नहीं था, न ही उनके पास किसी का कॉन्ट्रैक्ट था। वो बस अक्षत से मिलकर जल्दी से जल्दी किया का पता लगाना चाहता था। इधर शाम होने को आई थी, आसमान में अंधेरा छा चुका था। थोड़ी देर के इंतजार के बाद आखिर में अक्षत उन लोगों के पास आ जाता है। अक्षत मयंक से उम्र में बड़ा था, इस वजह से मयंक उसे बिग ब्रो का कर बुलाता था और यही शब्द रेहान भी बोलता था, क्योंकि रेहान और अक्षत क्या सब बचपन में एक ही साथ पढ़ते थे और खेले थे। इस वजह से इन सब में भाइयों जैसा रिश्ता था। जैसे ही मयंक अक्षत को देखा है वो दौड़कर मयंक के गले से लग जाता है। इतने दिनों बाद अपने छोटे भाई को देखकर मयंक भी उसे बड़े प्यार से अपने गले से लगा लेता है। ये देखकर रेहान अपनी आंखें छोटी कर लेता है और बोलता है, अगर दोनों भाइयों का हो गया हो तो इस तरफ भी ध्यान दे दो। ये देखकर अक्षत मुस्कुराकर उसे भी अपने पास आने का इशारा करता है और तीनों ग्रुप हग करते हैं। तभी मयंक अपने भाई को देखते हुए कहता है, बिग ब्रो आप कितना चेंज हो चुके हैं, क्या इस समय आप जिम ज्यादा जा रहे हैं? आपने तो बॉडी सारी अच्छी बना रखी है। उसे बेचारे को क्या पता था कि यह बॉडी बनाई नहीं है, बल्कि यह तो पॉइजन का असर है जो दिन पर दिन उसकी बॉडी खत्म होते जा रही है। और अब उसके पास तो जीने का वक्त भी नहीं बचा है, पर वह अपने भाई से ये तो बात नहीं सकता था। इस वजह से वह मुस्कुरा कर कहता है, हाँ आखिर में अभी मुझे शादी जो करनी है, अब ऐसी बॉडी को देखकर ही तो लड़कियां मुझसे शादी करने को तैयार होगी, वरना मुझे कौन पूछेगा। उसकी बातों को सुनकर मयंक जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि बिग ब्रो आपके लिए तो लड़कियों की लाइन लगी रहती है, पर आप एक हैं कि किसी भी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखते हैं। मुझे नहीं पता आपको कभी कोई लड़की पसंद भी आएगी कि नहीं। जैसे ही मयंक के मुंह से अच्छा तो ये बात सुनता है, उसे अपनी बेबी डॉल की याद आ जाती है और उसके होठों पर अनायास ही मुस्कुराहट आ जाता है। ये देखकर तो अब मयंक उसे छेड़ने ही शुरू कर देता है। मयंक कहता है, ओह कितनी प्यारी मुस्कुराहट है, लगता है कि मुझे भाभी मिल गई है। उसकी बातों को सुनकर अब रेहान भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखने लगता है। वह भी अक्षत को इस तरह से देख रहा था कि मानो अच्छा तभी तुरंत उन्हें उनकी भाभी से मिलवा देगा। लेकिन उन दोनों के सपनों पर पानी फेरते हुए अक्षत कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम लोगों की बातों पर हंस रहा था। अक्षत की बातों को सुनकर मयंक का मुंह बन जाता है, लेकिन तभी अक्षत सबकी बातों को काटकर उनसे पूछता है कि अचानक से वह लोग यहाँ क्यों आए हैं। अक्षत की बातों को सुनकर मयंक और रेहान एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह लोग अक्षत को सच बताएं या नहीं, लेकिन अगर वह लोग अक्षत को सच नहीं बताएंगे तो वह लोग किया को कैसे ढूंढ पाएंगे। अक्षत इस एरिया को अच्छे से जानता है
वो यहाँ कई सालों से रह रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी पकड़ यहाँ अच्छी होगी जिससे वह लोग किया को आसानी से ढूंढ सकेंगे। मयंक रेहान की तरफ ही देख रहा था। रेहान भी मयंक को बताने का इशारा करता है। रेहान अक्षत से बताता है कि वह लोग यहाँ उसकी एंजल को ढूंढने आए हैं क्योंकि कुछ वक्त पहले ही किसी काम के वजह से उसकी एंजल यहाँ आ गई थी और अब वो लोग उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं और मुझे बहुत घबराहट हो रही है कि कहीं मेरी एंजल किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई है। रेहान की बातों को सुनकर अक्षत खुश होते हुए कहता है, क्या तुम्हारी एंजल तुम्हें मिल गई है? क्या तुम सच कह रहे हो? तब मयंक कहता है कि हाँ बिग ब्रो, कुछ ही वक्त पहले रेहान को उसकी एंजल मिल गई है और अब वो अपने एंजल के प्यार में इस कदर पागल हो गया है कि बिना किसी को बताए सब कुछ छोड़कर बस भागा हुआ यहाँ चला आया। इतना कहकर मयंक रेहान की तरफ देखा है तो रेहान उसे अपनी आंखों से ऐसे देख रहा था कि मानो अभी उसे मार डालेगा। वह भाग चला आया तो क्या अपना काम है, अपना भी तो एंजल के पीछे ही भाग आया है और कितने आराम से सारी बात मेरे ऊपर मर दी। रेहान मन ही मन मयंक को कोस रहा था। तभी अक्षत रेहान की तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा, ये बात कि तुम्हारी एंजल कैसी दिखती है? क्या वह थोड़ी बहुत खूबसूरत दिखती है कि बस तुमने यूं ही उसका नाम एंजल रख दिया है और जब देखो तब एंजल एंजल चिल्लाते रहते हो? अक्षत की बात को सुनकर रेहान उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी पागल को देख रहा हो। उसे ऐसा देखकर अक्षत बोलता है कि मुझे घूर घूर कर देखना बंद करो और अपनी एंजल के बारे में कुछ बताओ, मैं भी तो जानूं वह कैसी दिखती है। उसकी बात को सुनकर रेहान कहता है, मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, जब देखना तो खुद ही जान लेना। क्योंकि रेहान बस यूं ही मुंह से अपनी एंजल की बड़ाई नहीं करना चाहता था। वह तो जिस दिन अक्षत उसे देखेगा खुद ही समझ जाएगा कि सच में उसकी एंजल एक खूबसूरत परी है। तभी मयंक से रहा नहीं जाता और मयंक तुरंत ही बीच में बोल पड़ता है, बिग ब्रो, वह इतनी खूबसूरत है कि शायद आपने इतना खूबसूरत चेहरा कभी नहीं देखा होगा और उसकी मासूमियत तो छोटे बच्चों को भी फेल कर दे। मयंक की बातों को सुनकर अक्षत के आंखों के सामने फिर से उसकी बेबी डॉल का चेहरा घूमने लगता है और वह अनजाने में ही कह देता है कि कितनी भी खूबसूरत हो पर उसकी बेबी डॉल से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। उसके मुंह से जैसे ही यह शब्द निकलते हैं, रेहान और मयंक तो एकटक अक्षत को देखने लगते हैं। अक्षत ने अभी क्या कहा? उसकी बेबी डॉल, यानी कि कोई तो है और वह अपने अक्षत का दिल चुरा ली है। वरना उसका बिग ब्रो तो ऐसा इंसान है कि बड़ी से बड़ी खूबसूरती भी उसे नहीं पिघला सकती थी। जरूर वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगी। वह दोनों यही सोच रहे थे। इस तरह शांत देखकर अक्षत उनसे कहता है कि अब तुम दोनों को क्या हो गया? वह दोनों एक साथ कहते हैं कि आपकी बेबी डॉल को देखना है। उनके मुंह से बेबी डॉल सुनकर अक्षत झेप जाता है। वह पूछता है कि उन्हें कैसे पता चला बेबी डॉल के बारे में, तो वह दोनों हंसकर कहते हैं, अभी अभी आपने ही तो कहा कि आपकी बेबी डॉल से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। तो अक्षत अपने सर पर हाथ रख लेता है। क्या सच में उसने ऐसा कहा? पर कब कहा उसे तो पता ही नहीं चला। उसने तो मन में कहा था। क्या मन की बात जुबां पर आ गई थी? अब अक्षत खुद में ही पछता रहा था। अब मयंक और रेहान उसके बेबी डॉल से मिलने की जिद पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या अक्षत तो अपने बेबी डॉल से मयंक और रेहान को मिलाएगा? एक ही विला में रहकर वह सब आपस में मिल पाएंगे या अभी रेहान और मयंक किया को कुछ और वक्त तक ढूंढते रह जाएंगे और जब अक्षत को पता चलेगा कि उसकी बेबी डॉल ही रेहान की एंजल है
तो उसका क्या हाल होगा, बेचारे का दिल टूट जाएगा। अभी आगे और भी जानने को है। आप सबको पता चल गया होगा कि एक ही मयंक का भाई अक्षत है। आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले। जिन लोगों ने कहा था कि एक को किया का भाई बना देते हैं, तो उन लोगों के हिसाब से हमने स्टोरी लिख दी है। अब आगे आपको अच्छा लगा कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।